हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई का 2024-25 का जो सैंपल पेपर है उसका सेक्शन डी। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर है 34 to 36 और हर एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स है। राइट, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में हम बात करते हैं कीर्ति थिंग्स। कीर्ति को ऐसा लगता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लेकिन साथ में ही कृषि को लगता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो अब हमको जस्टिफाई करना है कि कौन राइट है। तो सिंपल सी बात है कि जो कीर्ति है वो बिल्कुल करेक्ट थिंक कर रही है। क्यों करेक्ट थिंक कर रही है? क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और जब कोई रिएक्शन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एथेन से क्लोरीन जब रिएक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है और Cl ऐड हो जाती है। लेकिन जब हम यही बात करते हैं किस पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वह एडिशन रिएक्शन देते हैं। इट मींस उनका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और उसकी जगह पर जो भी एलिमेंट है वो कनेक्ट हो जाता है। राइट, इसलिए कीर्ति जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मीथेन और प्रोपेन जो है उनके आइसोमर्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल। उनके आइसोमर्स को हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। आइसोमर्स वो होते हैं जिनके फॉर्मूले सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो हम मीथेन और प्रोपेन को एज ए फ्यूल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब हम इनका कंबशन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो इनका कंप्लीट कंबशन होता है और ब्लू फ्लेम के साथ ये कैसे होते हैं, बर्न होते हैं। राइट, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, इसीलिए हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। और हमसे पूछ रहा है वो उसके बाद कि इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमको किसका, लोअर होमोलोगस ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन का जो होमोलोगस होता है जस्ट लोअर, मतलब प्रोपेन मतलब 3 कार्बन वाला, तो उससे नीचे कितना हुआ, 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाला मींस हमारे पास प्रोपेन का होमोलोगस हो गया इथेन C2H6, और C2H6 का डॉट स्ट्रक्चर तो आप बना ही लेंगे कि 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आप दे दीजिए और हाइड्रोजन की शेयरिंग करा दीजिए। राइट, सारे बॉन्ड सिंगल है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमको होमोलोगस सीरीज के 2 प्रॉपर्टीज बनानी है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि होमोलोगस सीरीज जो होती है उसमें हर एक एडजेसेंट मॉलिक्यूल में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है CH2 का। राइट, हमारे पास CH2 का 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है एडजेसेंट होमोलोगस। राइट, फिर इसके बाद करते हैं कि हम एल्केन है जैसे, तो इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, तो इन सभी के एल्कीन है तो इनका भी जनरल फॉर्मूला होता है। तो इनके जनरल फॉर्मूले होते हैं या इनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप लाइक जैसे OH, अल्कोहल्स होते हैं और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। फिर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं, या तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर अ वेल्डिंग। जब हम वेल्डिंग में इथाइन का यूज करते हैं और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करते हैं तो हम वेल्डिंग में यूज करते हैं। बट व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड, मतलब एयर को हम इथाइन के साथ क्यों नहीं यूज करते? जब हम ऑक्सीजन को इथाइन के साथ यूज करते हैं उसका कंप्लीट कंबशन होता है और ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। लेकिन जब हम एयर का यूज करते हैं तो एयर जो है उस एथीन के साथ में कंप्लीट कंबशन एथीन का नहीं हो पाता, और कंप्लीट कंबशन नहीं होने की वजह से हमको जो फ्लेम मिलता है वो सूदिंग फ्लेम मिलता है। राइट, मतलब हमको ब्लू फ्लेम नहीं मिलता है और कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 34 का बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास है A और B, हमारे पास 2 सोडियम सॉल्ट है लॉन्ग चेन की, जिसमें A जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, राइट, और B जो है वो लॉन्ग चेन है सल्फोनिक एसिड के साथ में। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि विच वन A एंड B विल यू प्रेफर? आप A और B में से किसको प्रेफर करेंगे एज ए क्लींजिंग एजेंट? राइट, जब आप अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर मतलब हैंडपंप का जो वाटर होता है उसमें होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के पार्टिकल्स, और यदि हम कैल्शियम मैग्नीशियम के पार्टिकल्स की बात करेंगे तो हम बी को प्रेफर करेंगे।
क्यों प्रेफर करेंगे बी को? क्योंकि जो बी है बेस्ट सीजनिंग एजेंट जैसे वर्क करेगा, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं अंडरग्राउंड वाटर में हमको ऑलरेडी मिलते हैं, राइट। वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं कब? जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लॉन्ग चेन का हाइड्रोकार्बन यूज होता है। लेकिन वही कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट हैं वो क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें? सल्फोनिक एसिड में। ये कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं और कंप्लीटली सॉल्युबल होने की वजह से हमारे क्लोथ्स को क्लीन कर देते हैं, राइट। तो बी इज द बेस्ट एजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि बी का ही सेकंड पार्ट है कि इसी क्लीजिंग एजेंट के प्रोसेस में आपको एक मिशेल बनाना है और इसमें हमको ये बताना है, इसका लेवल डायग्राम बनाना है। तो वी नो वेरी वेल कि हमारे पास किसी भी सोप के मॉलिक्यूल में दो आयन होते हैं, एक को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और एक को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक वो आयन होता है जो क्या करता है? वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। और हाइड्रोफोबिक वो आयन होता है जो वाटर से दूर जाना चाहता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो आपके ऑयल पार्टिकल्स या डर्ट पार्टिकल या लॉन्ग चेन जहाँ पे कार्बन की कनेक्ट होती है वहां पे कनेक्ट होता है, राइट। तो अब हमारे पास सपोज ये ऑयल का पार्टिकल है या ऑयल का ड्रॉपलेट है, तो अब हमारे पास जो ये हमारे पास सोप है, तो सोप का जो पार्टिकल है वो उसका आयन पार्ट जो है वो आउटसाइड चला जाता है और लॉन्ग चेन कार्बन वाला जो पार्ट है वो ऑयल को चारों तरफ से कवर अप कर लेता है। और क्योंकि सोडियम जो है, आयन जो है वो सारे के सारे कैसे हैं? हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो जैसे ही हम वाटर से क्लोथ को क्लीन करते हैं तो ये सारा का सारा जो डर्ट है वो इस हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन के साथ में रिमूव हो जाता है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, सोप का जो मॉलिक्यूल है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, इसमें लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो आयनिक एंड है वो क्या हो रहा है? सोप में क्या हो जा रहा है? डिसॉल्व हो जा रहा है। लेकिन जो उसका लॉन्ग चेन है वो ऑयल में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। आगे हम बात करते हैं 34 सेक्शन बी का ही थर्ड पार्ट है कि इसका केमिकल इक्वेशन बताना है हमको जब सोप जो है वो ईस्टर से रिएक्ट करता है। तो वी नो वेरी वेल कि सोप जो है वो हम एज अ यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और ईस्टर के लिए हम यूज कर रहे हैं CH3COCH3। तो जब CH3COCH3 रिएक्ट करता है NaOH से तो वो फॉर्म करता है सोडियम एसीटेट CH3CONa प्लस CH3OH और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन। तो जस्ट लर्न दिस प्रोसेस की स्पोनिफिकेशन का इक्वेशन क्या है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी। स्पोनिफिकेशन, राइट। अब हम बात करते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पर। यहाँ पर एक बनाना का प्लांट दिया हुआ है और इस बनाना प्लांट में हमको नीचे सक्कर्स दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से ये बनाना प्लांट ग्रो अप होता है और ये पैराग्राफ आपको रीड करना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर, गिव द नेम एंड टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट इज शोन इन द इमेज अबव। मतलब जब इससे हमने एक सक्कर कट करके एक नया बनाना प्लांट या उसका ऑफस्प्रिंग जनरेट किया तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 एसेक्सुअल का कौन सा टाइप है? तो ये टाइप है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इसके दो एडवांटेज बताने हैं इस रिप्रोडक्शन के। तो इस रिप्रोडक्शन का सबसे मेजर जो एडवांटेज ये है कि ये सेम टाइम पर बहुत सारी क्रॉप हम इसमें ग्रो अप कर सकते हैं और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, राइट। इनके फ्लावर फ्रूट सब बहुत फास्टर ग्रो होते हैं और इसके लिए हमको पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनमें से हमको कोई दो ही लिखने हैं, ये 3 है, राइट। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट पर कि ये जो प्लांट है ये प्रोड्यूस कर रहा है मेल फ्लावर, राइट, है ना। और हाउ दिस प्लांट विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। यदि ये मेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो पॉलिनेशन कैसे होगा इसका? तो आप जानते हैं कि पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, ये सारे हमारे एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हमको हेल्प करते हैं। अब ये क्या करते हैं? तो सिंपल सी बात ये है, ये क्या करते हैं? ये पूलन कहाँ से लाते हैं? एंथर से। एंथर से पूलन को लेकर आते हैं और ट्रांसफर करते हैं। जैसे इंसेक्ट है तो वो अपने लैग्स में पूलन को स्टिक कर लेते हैं और ट्रांसफर किसको कर देते हैं? स्टिग्मा को ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। और स्टिग्मा जो है वो बनाना प्लांट में रहता है और इस तरीके से हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट होता है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो बोल रहा है कि व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस बनाना प्लांट आर नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू इट्स पैरेंट प्लांट। कोई भी प्लांट यदि अपने पैरेंट प्लांट के आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब उसके जो डीएनए कॉपी हुए हैं वो 100% कॉपी नहीं हुए हैं, बिकॉज डीएनए के कॉपी के प्रोसेस के बाद ही हमारा ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है, राइट। अब हम बात करते हैं, हमको एक फोटोग्राफ दिया गया है। इस फोटोग्राफ में हमारे पास है प्लेजेंटा और प्लेजेंटा के साथ में हमारे पास है यहाँ पर एक फीटस जो एक मॉम के बॉन्स में है, राइट। और यहाँ पर एक कॉर्ड है जो प्लेजेंटा को आपके मदर के बॉन्स से कनेक्ट करती है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम कि सबसे पहले ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो है वो क्या क्या, इसमें ब्लड है तो ब्लड क्या क्या ट्रांसफर करता है। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ब्लड क्या क्या ट्रांसफर करता है। तो ब्लड ट्रांसफर करता है न्यूट्रिशंस, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट। इसमें से हमको कोई 2 थिंग्स के ही नेम देने हैं। फिर आगे चलते हैं, ये जो प्लेजेंटा है यदि इसमें लेस वेले होते तो अब इसमें बेबी की ग्रोथ में क्या इफेक्ट आता। तो वेले क्या होते हैं, ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या करते हैं, एरिया इनका इंक्रीज हो जाता है तो ये अपने ऑब्जर्विंग एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं जिससे बेबी का ग्रोथ अच्छे से होता है। बट यदि वेले लेस हो जाएंगे तो सरफेस एरिया डेफिनेट बात है कि कम हो जाएगा, और जब एरिया कम हो जाएगा तो जो छोटा सा बेबी है उसको बहुत स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिशंस मिलेंगे जिसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियो, राइट। तो एम्ब्रियो जो है उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे इस बात से, इसका एक और पार्ट है कि नेम द रीजन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप। तो एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो डेवलप होता है फीमेल बॉडी में यूट्रस में, राइट। यूट्रस में डेवलप होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बेसिकली एक्सप्लेन दिस रीजन इज अडॉप्टेड बाय नरिशिंग द बेबी। तो ये नरिशिंग के लिए क्यों बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर एक थिक लाइनिंग होती है जो रिच सप्लाई ऑफ ब्लड देती है, और वो ब्लड जो है वो हमारे एम्ब्रियो के नरिशमेंट में यूज किया जाता है, इसीलिए यूट्रस इज द बेस्ट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35, यही क्वेश्चन है कि यदि ये सारा कुछ आप इसको रीड करेंगे पूरा तो आपको समझ में आएगा कि जो सेल्स हैं यदि वो XY क्रोमोसोम्स कंटेन किए हुए हैं, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फीटस है उसका सेक्स क्या है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि यदि XY क्रोमोसोम्स हैं तो हमारा फीटस क्या होगा, डेफिनेटली मेल चाइल्ड, और यदि XX होते तो क्या होता, यस, गर्ल चाइल्ड। वेरी गुड। आगे चलते हैं हम, ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ द फीटल सेल्स ऑफ इनटू द, ये सेम क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट में बात करते हैं, सेकंड बी पार्ट में बात करते हैं कि हाउ इज दिस पेरेंटल सेक्स डिटरमिनेशन मिसयूज्ड। मतलब अब इसको हम यदि पहले नोन हो जाए कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है तो इसका मिसयूज कैसे होगा। तो इसका मिसयूज तभी होगा जब हमको ये पता चलेगा कि गर्ल चाइल्ड है या फीमेल है ना, फीटल इज फीमेल, राइट। अब यदि ये फीमेल है तो क्या होगा, तो लोग क्या करते हैं, उसको अबॉर्ट करा देते हैं, राइट, और उसे एंड कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। आगे चलते हैं, हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास एक सेल लगा हुआ है 12 वोल्ट का, 4 ओम R2 दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सर्किट R1 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल्स टू IR, तो करंट आ गई 1.5 एम्पीयर, रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम, हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया 1.5 into 4, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ लगाया और सीधे हमने 6 वोल्ट वोल्टेज निकाल लिया। और जो वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर यदि हमारे पास 6 वोल्ट है तो डेफिनेट बात है R2 पर भी हमको 6 वोल्ट वोल्टेज मिलेगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2, तो R2 की वैल्यू हमको बतानी है कि R2 की वैल्यू कितनी है। अब हमको ये पता चल गया है कि हमारे पास 6 वोल्ट का वोल्टेज है R2 पर, 6 वोल्ट का वोल्टेज है हमारे पास R2 पर। यदि हमारे पास 6 वोल्ट का वोल्टेज है और हमारे पास टोटल 2 एम्पीयर करंट आ रही है, 1.5 एम्पीयर करंट यहाँ जा रही है, तो रिमेनिंग करंट कितनी बची बताइए, 2 - 1.5 कितनी बची, 0.5। अब
0.5 एम्पियर करंट है और 6 वोल्ट का वोल्टेज है, तो आप ये बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा। तो V इक्वल्स टू IR, तो R इक्वल्स टू V बाय I, तो ये हो जाएगा V बाय I, तो V हो गया आपका 6 वोल्ट और करंट हो गई आपकी 0.5 एम्पियर, तो V बाय I करा हमने, तो हमको मिल गया 12 ओम रेजिस्टेंस, हमारा आंसर हो गया। ओम्स लॉ बताया हमने, राइट। इलेक्ट्रिसिटी के हर एक क्वेश्चन में ओम्स लॉ लगने वाला है। अब हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। R1 की वैल्यू बतानी है हमको कि R1 की वैल्यू कितनी है। तो यदि हम R1 की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमारे पास टोटल 12 वोल्ट है, राइट। अब हमारे पास इस पर 6 वोल्ट है, अभी हमने निकाला पहले केस में कि यहाँ पर हमारे पास 6 वोल्ट वोल्टेज है ना। यहाँ पर हमारे पास 2 वोल्ट है, यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास आ गया 2 2 4, V इक्वल्स टू IR, तो हमारे पास आ गया 4 वोल्ट वोल्टेज। तो यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है, तो 6 + 4 कितना हो गया 10 वोल्ट वोल्टेज। टोटल 12 वोल्ट है, तो अब डेफिनेट बात है कितना बचा, 12 - 10 कितना बचा 2 वोल्ट। हमारे पास 2 वोल्ट का वोल्टेज मिल गया R1 पर। यदि 2 वोल्ट का वोल्टेज है और 2 एम्पीयर की करंट है, तो R इक्वल्स टू कितना होता है, R इक्वल्स होता है आपके पास V बाय I, मतलब 2/2, इट मींस 1 ओम रेजिस्टर। तो R1 की वैल्यू आ गई हमारी 1 ओम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम 36। यदि इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा कि ऑल्टरनेटिव और क्या हो सकता है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हम आगे बात करते हैं, हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें A और B जो है 2 लैंप दिए हुए हैं और A का जो रेटेड वैल्यू है वो 12 वोल्ट है और 24 वॉट है। A का पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, मतलब A पर करंट हम निकाल सकते हैं, है ना। पावर इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, राइट। और B की रेटेड वैल्यू दी है 6 वोल्ट दी हुई है और B को जो ऑपरेट कर रहे हैं हम रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें करंट जो है वो 3 एम्पीयर करंट है, ठीक है। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है R1 की और R2 की, ठीक है, रेटेड वोल्टेज पर। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको पता है V नो वेरिएबल की पावर इक्वल्स होता है V * I। पावर हमको ऑलरेडी गिवन है 24 वॉट, वोल्टेज हमको गिवन है 12 वोल्ट, हमने दोनों को डिवाइड किया 24/12, इट मींस 2 एम्पियर्स, 2 एम्पियर की करंट मिल गई हमको लैंप A पर। इसके बाद हमने बात किया स्टेट एंड गिव द रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, तो सिंपल है, हमारे पास यदि A पर 12 वोल्ट वोल्टेज है तो वोल्टमीटर कितना रीड करेगा, ऑब्वियसली 12 वोल्ट, तो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी 12 वोल्ट। फिर हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। R2 की वैल्यू बतानी है हमको। तो यदि हम R2 की वैल्यू की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पे टोटल हमारे पास 12 वोल्ट वोल्टेज है, जिसमें हमारे पास B लैंप पर 6 वोल्ट वोल्टेज है। यदि हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 वोल्ट वोल्टेज है, B पर 6 वोल्ट वोल्टेज है, तो डेफिनेट बात है जो रिमेनिंग बचा है 6 वोल्ट वो R2 पर होगा। तो R2 पर हमारे पास 6 वोल्ट वोल्टेज है। अब R2 का वोल्टेज हमको मिल गया दैट इज 6 वोल्ट। अब यदि रेजिस्टेंस हमको रेजिस्टेंस चाहिए है, राइट, तो हमको पता है ऑलरेडी गिवन है कि B से जो करंट जा रही है वो 3 एम्पीयर करंट जा रही है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। यदि 3 एम्पीयर करंट जा रही है और 6 वोल्ट का वोल्टेज है, तो फिर आप ही बताइए कितना रेजिस्टेंस होगा। डेफिनेट बात है V बाय I, मतलब 6/3, इट मींस 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा हमारे पास R2 पर। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं हम फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। हमको R1 की वैल्यू बात करनी है। वी नो वेरिएबल के हमारे पास टोटल वोल्टेज है यहाँ पर 12 वोल्ट, है ना। यहाँ पर है हमारे पास 15 वोल्ट और R1 की वैल्यू निकालनी है। तो डेफिनेट बात है R1 की वैल्यू होगी 3 वोल्ट, बिकॉज 15 में से 3 माइनस होगा तो 12 वोल्ट मिलेगा हमको। तो हमारे पास R1 पर मिल गया हमको वोल्टेज 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट का वोल्टेज तो हमको मिल गया, लेकिन हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो R क्या होता है आपका V बाय I, 5 एम्पीयर की करंट है तो 3/5, ये आ गया आपके पास 0.6 ओम। अब आप पूछेंगे 5 एम्पीयर कहाँ से आया, तो हम दोनों पर करंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 3 एम्पीयर गिवन है, इस पर हमने निकाल लिया है 2 एम्पीयर, 3 + 2 टोटल करंट हो गया आपके पास 5 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब विजुअली इंपायर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ को स्टेट करना है। तो यू नो वेरी वेल कि व्हेन ऑल फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट देन अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट V = IR, जहां पे R होता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और जिसका यूनिट होता है ओम्स, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपके पास, इस पर हम बात करते हैं कि एक हाउस होल्ड 5 फैन है, 5 फैन है और हर एक फैन का पावर दिया है 100 वॉट। यूज कर रहे हैं हम 4 आवर्स तक हम फैन चला रहे हैं। और एक इलेक्ट्रिक प्रेस है जिसका पावर दिया है 500 वॉट, जिसको हम 2 आवर्स डेली यूज कर रहे हैं। हमको कॉस्ट बतानी है ट्यूबलाइट के इलेक्ट्रिक प्रेस की 60 डेज के लिए। 60 डेज के लिए हम इनको ग्रो अप करते हैं और कॉस्ट हमारी 1 यूनिट की है ₹6.5। तो आपको पता है 1 यूनिट इक्वल्स टू होता है 1 किलोवाट आवर।
1 किलोवाट आवर। तो हम सारी जो पावर है उसको किलोवाट आवर में निकालेंगे। तो पहले हम फैन की बात करते हैं। तो मान लीजिए फैन की एनर्जी को ले लिया हमने EF और हमने प्रेस की एनर्जी को ले लिया EP। तो फैन की एनर्जी आ गई पावर इनटू टाइम। पावर आ गया आपके पास 100 वॉट, है ना, और टाइम आ गया आपके पास 4/1000 को किलो में कन्वर्ट करना है इसीलिए, राइट। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमको पावर मिल गई 0.4 किलोवाट आवर। फिर सेम हमने प्रेस के लिए लगाया, प्रेस होता है पावर इनटू टाइम, पावर आ गया 500, ओके, और 500 इंटू 2 डिवाइड बाय 1000 क्यों किलो में कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर में, तो 1 किलोवाट आवर। तो टोटल कंज्यूम हुआ 1 डे में कितना किलोवाट आवर, 1 + 0.4। तो 1 + 0.4 हो गया आपके पास 1 डे का, मतलब 1.4 किलोवाट आवर। अब 1 डे का 1.4 किलोवाट आवर यदि एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो 60 डेज में कितना कंज्यूम होगा, 60 × 1.14, राइट। तो 60 × 1.14 कर दिया आपने तो 84 किलोवाट आवर आपको मिल गया। और 84 किलोवाट आवर यदि एनर्जी कंज्यूम हो रही है और एक का कॉस्ट जो है वो 6.5 रुपीज है, तो 84 का कॉस्ट कितना होगा, तो 84 × 6.5, देन वी गेट 546 रुपीज। ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि हमको जूल्स लॉ बताना है। तो यू नो वेरी वेल कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में आपके पास हीट जनरेट होती है तो जो हीट होती है उसका फॉर्मूला होता है I²RT, जहाँ पे I होती है करंट फ्लो थ्रू द वायर, R होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और T होता है टाइम, जितनी देर के लिए करंट फ्लो हुआ है। और एक लास्ट क्वेश्चन की 2 रेजिस्टेंस हैं, जो एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और फिर पैरेलल, पहले सीरीज में कनेक्टेड है फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर हमसे पूछ रहे हैं वो कि इन दोनों में कितना हीट का रेशियो मिलेगा। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस है तो 2 और 4 ओम यदि सीरीज में है तो हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 4 मींस 6 ओम, और यदि पैरेलल में है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2 + 1/4, बिकॉज 1/R होता है 1/R1 + 1/R2। इसको सॉल्व किया हमको तो मिल गया पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया 4/3 ओम्स, राइट। अब हमको हीट चाहिए, तो हीट होती है आपकी HS होता है V²/RT, तो V का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, राइट, कांस्टेंट है। RS क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है और T टाइम है, और पैरेलल के लिए हो गया V²/RT, राइट। तो हमने दोनों को डिवाइड किया, हमको ये रेशियो पूछा गया है सीरीज और पैरेलल में हीट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका रेशियो पूछा है। तो HS/HP जब हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमको रेशियो मिल गया RP/RS, और RP का वैल्यू मिल गया 2 और RS का वैल्यू मिल गया 9। इसका मीनिंग हमारा आंसर हो गया 2/9। थैंक यू सो मच एवरीवन।